आपण पाहत आहात प्रभावशाली न्यूज। आता प्रत्येक बातमी असेल प्रभावशाली। Two types of complaints. So, digital eye strain basically we feel affects us in two ways. One, where the patient comes and says, I'm having redness, burning, itching in the eye. And the second lot is who comes and tells us, I'm feeling eye pain, headache, I'm having doubling of vision, I'm not able to hold the focus. So this is a separate segment. So traditionally until now, everybody has been treating, and me, including me. So even I had been treating digital eye strain with the help of eye drops. And that helps us to around say 40 to 45% of the problem of the patient is sorted. So the dry eye segment, what happens with the computers is it creates a dry eye, and that dry eye segment can get sorted. So the patient's redness, watering, itching, burning can be sorted with eye drops. So at Krishna Eye Center, we have a very, even to treat this, we give, when the patient comes complaining of all this, we give them a questionnaire, and in that questionnaire, they tell, through that questionnaire, we are able to separate and we understand whether this is a dry eye patient, evaporative dry eye, or is it something deeper? Is the cause of headache or what, or eye ache there, and is it something deeper? So when we find that no, this is a dry eye patient, we have a very high-end tear analyzer with us, which is known as LipiView. And नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। अगर किसी का नंबर समझो -4 है और उसके कॉर्निया की थिकनेस उसके लिए काफ़ी है, तो ही उनके लिए लेसिक करते हैं। और प्रयास यही रहता है कि हम पूरा का पूरा नंबर निकालें, मतलब पेशेंट को उसके पास 0 नंबर होना चाहिए। तो हर पेशेंट की हर आँख अलग अलग साइज़ की होती है। किसी के आँख में हम -9 नंबर भी निकाल सकते हैं, तो किसी के आँख में हम -2 नंबर भी नहीं निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो यही है कि सबका बिल्कुल इवैल्यूएशन होता है। और जो मशीन्स आप देखेंगे यहाँ पे, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन्स हैं, जहाँ पे हर डिटेल का देखा जाता है, क्योंकि लेसिक में सेफ्टी बहुत ज़रूरी रहती है। ये सेफ्टी को हद पार नहीं कर सकते हम। सब मशीन्स जो है वो हमको बताती हैं कि ये पेशेंट में इतना नंबर निकालना सेफ है, तो ही हम करते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक देखें तो हमारे क्लिनिक में 10 में से हम कम से कम 2 या 3 पेशेंट्स को रिफ्यूज़ भी करते हैं कि आप लेसिक आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये आगे चल के आपको तकलीफ़ दे सकता है। जिसको हम ग्रीन सिग्नल मिलता है उनका ही लेसिक करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज के ऊपर। तो नॉर्मली जो हमारा एक्सरसाइज का जो प्रोटोकॉल रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स अ डे, 15 मिनट दिन में रहता है। और जैसे मैडम ने बताया, ये एक्सरसाइज क्लाउड बेस्ड है, तो आप घर पे भी कर सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट का एक्सरसाइज रहता है और 10 सेशंस रहते हैं। यानी कि आपने अगर रोज़ कर लिया तो 10 दिन में आपका जो मसल स्ट्रेंथ है वो रीगेन हो जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिलती हैं। अगर आपका मसल का वैल्यू समझो 20 है, तो 7 दिन के बाद मसल का वैल्यू अपने आप आ जाता है कंप्यूटर के, 27 हो गया, 28 हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि ठीक है, आपका मसल अब नॉर्मल है, अब आप एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे एक्सपीरियंस से ये जो मसल स्ट्रेंथ आती है वो कम से कम 1.5-2 साल चलती है। 1.5-2 साल के बाद फिर से उम्मीद होता है कि पेशेंट फिर से आए और हेडेक आई स्ट्रेन, लेकिन कम से कम 1.5-2 साल तक उनके सिम्टम्स अब निकल जाते हैं। नहीं, इसमें कोई मेडिकेशन नहीं, इसमें चश्मा डालते हैं हम लोग। वो रेड ब्लू चश्मा वहाँ पे जो है, ये चश्मा पहन के एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये भी हम पेशेंट्स को देते हैं हमारी तरफ से, रेड ब्लू ग्लासेस, इसको एनाग्लिफ ग्लासेस बोलते हैं। और एक्सरसाइज ये ड्रॉप से कुछ नहीं होता, सिर्फ ये चश्मा पहन के आपको एक्सरसाइज करनी होती है। सर अभी कुछ दिन लेकिन उसमें डिस्क्लेमर है, ये जो ड्रॉप्स जिसका नाम पाइलोकार्पिन है, ये एक्चुअली 100 साल पुराना ड्रॉप है, ये नया ड्रॉप नहीं है। लेकिन इसका एक इफ़ेक्ट जो आता है, ये आँख की जो प्यूपिल जो बोलते हैं, जो दूरबीन होती है आँख की, वो छोटी हो जाती है और उससे आपको नज़दीक का नज़र दिखाई देती है बिना चश्मे के। लेकिन इसका
दो बातें हैं, डिस्क्लेमर है। पहली बात तो ये है कि जो कंपनी ने किया वो शायद सही नहीं किया। ये जो ड्रॉप्स है वो डॉक्टर के एग्जामिनेशन के बाद ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बाय चांस अगर वो पेशेंट के आंख के रेटिना में कोई फॉल्ट है और पेशेंट खुद ही ड्रॉप्स डाल रहा है तो वो हानिकारक हो सकता है, उनको रेटिना का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक बात हमारी एसोसिएशन ने जो कही थी DGCA को कि ये ऑफ द काउंटर नहीं होना चाहिए, ये ड्रॉप्स डॉक्टर एग्जामिन करता है उसके बाद ही आप पेशेंट को दे सकते हैं और पेशेंट का चश्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि ये ड्रॉप्स का इफेक्ट जो रहेगा वो सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे रहेगा। तो 4-5 घंटे तक अगर आपने ड्रॉप डाल दिया आप नज़दीक का बिना चश्मे के पढ़ पाओगे। 5 घंटे के बाद ड्रॉप्स का इफेक्ट चले गया तो ये फिर से आपको डालना पड़ेगा, तो ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये जो थोड़ी छोटी बातें हैं ये कंपनी ने एक्चुअली इतना डिस्क्लोज नहीं किया था, इसीलिए DGCA ने बैन किया। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि ये ड्रॉप्स चश्मा हटा देंगे नज़दीक के लिए, तो सही बात है। तो आप रेटिना का चेकअप करा लीजिए। अगर आपका रेटिना बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लियर है, तो डेफिनेटली ये सोच समझ के डालिए कि ये आप ड्रॉप डालिए और 4-6 घंटे के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके रेटिना में कोई फॉल्ट है तो डेफिनेटली मत डालिएगा, क्योंकि ये आप चश्मा हटाने जा रहे हैं और आपको और कोई प्रॉब्लम हो गया। इवैल्यूएशन जिसमें हम ना सिर्फ चश्मे का नंबर चेक करते हैं, हम काली पुतली या कॉर्निया का प्रोफाइल चेक करते हैं श्विंट सीरियस से, और उसके बाद डायलेट करके प्रॉपर रेटिना का इवैल्यूएशन करते हैं। ये सब करने के बाद फिर हम पेशेंट से बात करते हैं कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लाइफस्टाइल का रिक्वायरमेंट क्या है, बिकॉज वन थिंग कैन नॉट फिट एवरीवन। सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग रहती हैं, नीड्स अलग रहती हैं। आँख का एनाटमी के अकॉर्डिंग और पेशेंट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पेशेंट को एडवाइस करते हैं। थैंक यू, आई विल आंसर दैट। सो एक्चुअली बच्चों के आई चेक की शुरुआत कब करें, ऐसा कुछ एज नहीं है। आप बच्चों, हम लोग एकदम नवजात, एकदम न्यू बॉर्न बच्चों के भी आई टेस्ट कर सकते हैं। क्वालिफाइड हैं हम लोग और हम लोगों को मालूम है वो कैसे करना है। और यूजुअली जो है एक 6 महीने की उम्र से बच्चों का आई चेक होना चाहिए। सर आपसे एक सवाल है, अभी आपने रैपिस का बात कही और साथ हमने सोच के रखा था कि हम जो भी सीखते हैं ज़िंदगी में, जो भी हम करते हैं ज़िंदगी में, वो सब अपनी आँख से ही करते हैं। आप आँख बंद कर देंगे अगर, तो कुछ भी विजुअल लर्निंग नहीं होगी। विजुअल लर्निंग या जो भी इंसान सीखता है वो आँख खोल के दृष्टि से ही सीखता है। दैट्स व्हाई वी सेड सीइंग इज बिलीविंग। And yes, you're all welcome. That is the chief coordinator of the place and of operations. I'm sure he will have some plan for everyone. डॉक्टर पूर्णिमा आहे, मी इकडे कॉर्निया आणि फेकोरिफ्रॅक्टिव्ह स्पेशलिस्ट आहे, बट माय पॅशन ऑल्सो लाईज इन मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक. तर मी तुम्हाला आता थोडक्यात मायोपियाबद्दल सांगणार आहे. मायोपिया म्हणजे ज्याला आपण निकट दृष्टीदोष म्हणतो, म्हणजे ज्याच्यात आपल्याला लांबचं दिसायला त्रास होतो. हे एस्पेशली आपण लहान मुलांमध्ये खूप बघतोय आजकाल. हे का होतं आहे, कारण त्यांचा जास्त वेळ आता घरात झालेला आहे बिकॉज ऑफ एनी रिझन. पण त्याच्यामुळे वाचणं खूप किंवा मोबाईल फोन युसेज ह्याच्यामुळे हे जास्त आता मायोपियाचा इन्सिडन्स वाढलेला आहे. तर असं पण म्हटलेलं आहे की बाय द इयर ऑफ 2050 ॲटलिस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉप्युलेशन इज गॉन बी अफेक्टेड बाय मायोपिया. तर हा इन्सिडन्स जो आहे हा खूप जास्त आहे. मायोपिया डेंजरस का आहे, कारण त्याचे जे आफ्टर इफेक्ट्स असतील, ज्यांना सिव्हिअर मायोपिया होतो, ज्यांचा मायोपिया कंट्रोलमध्ये राहत नाही, त्यांच्यामध्ये रेटिनल प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात, काही नर्व रिलेटेड प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात, जे आपल्याला ब्लाइंड पण करू शकतात. म्हणून मायोपिया कंट्रोल हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर लहान मुलांमध्ये एस्पेशली आता मायोपिया का होतो, आपल्याला लांबचं क्लिअर का दिसत नाही, कारण जे लाईट रेज असतात ते डोळ्यावरती परफेक्टली फोकस करायला पाहिजे, पण मायोपियामध्ये ते पुढे फोकस होतात. त्याच्यामुळे जी आपली लेंथ असते, आयबॉलची लेंथ असते, जशी आपली हाईट वाढते ॲज अ चाइल्ड, तसं आपली आयबॉलची लेंथ पण वाढते. त्याच्यामुळे मायोपिया प्रोग्रेस होतो. तर हा मायोपिया प्रोग्रेस आपण कंट्रोलमध्ये आणण्यासाठी आता नवीन ट्रीटमेंट सोल्युशन्स पण आहेत, जे स्टडी बेस्ड आहेत, रिसर्च बेस्ड आहेत. त्यांनी रिसर्च करून हे सगळे व्हॅलिडेट केलेले आहेत. तर त्याच्यात आपल्याला स्पेशल टाईप ऑफ ग्लासेस असतात,
त्या ग्लासेसमध्ये त्याला आपण पेरिफेरल डिफोकस ग्लासेस म्हणतो, ज्याच्यात पेरिफेरल रिफ्रॅक्शन पण आम्ही करतो. आधी ते करणं इम्पॉर्टंट असतं, म्हणून आपल्या इकडे आपण पेरिफेरल रिफ्रॅक्शन करतो आणि मग आपण ते ग्लासेस सुटेबल आहेत की नाही लहान मुलांना ते बघतो. आउटडोर प्ले, आउटडोर ॲक्टिव्हिटी ही खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. ॲटलिस्ट 2 hours ऑफ आउटडोर ॲक्टिव्हिटी लहान मुलांना असायला पाहिजे, एस्पेशली डे लाईफमध्ये. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. घरी बसून खेळणं आणि आउटडोर ॲक्टिव्हिटीमध्ये खूप डिफरन्स आहे. आउटडोर ॲक्टिव्हिटी हॅज शोन टू रिड्यूस मायोपिया प्रोग्रेशन बाय 60%. So that is why you should encourage children to go out and play. You should not allow them to sit in dimly lit rooms and study. जरी स्टडीज जेव्हा खूप असतात, फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाईम असतात, तर ॲडिक्वेट ब्रेक्स घेणं पण गरजेचं आहे. आफ्टर एव्हरी 30 to 40 minutes मध्ये ब्रेक घेणं पण गरजेचं आहे. तर मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस हे नवीन ग्लासेस आहेत जे हेल्प करतात प्रोग्रेशन कंट्रोल करण्यात. देर आर सर्टन फार्माकोलॉजिकल एजंट्स, ड्रॉप्स असतात, लो डोस एट्रोपिन ड्रॉप्स असतात, जे आपण डोळ्यात घातल्यावरती त्यांनी पण मायोपिया प्रोग्रेशन जे आहे, ऑफकोर्स स्टॉप हे कोणीच करणार नाही. मायोपिया इट विल प्रोग्रेस, बट ते प्रोग्रेशन आपल्याला डिले करायचं आहे. जेवढं स्लो करू शकतो तेवढंच बेनिफिशियल आहे. बिकॉज आफ्टर अ सर्टन एज, 16 to 18 years ऑफ एजमध्ये युजली मायोपिया स्टेबल होतो. तर हे मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस, ड्रॉप्स, दीज आर द न्यू मोडॅलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट ज्याच्याने आपण मायोपिया कंट्रोल करू शकतो. पण आधी मायोपिया स्क्रीनिंग पण तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. म्हणूनच स्कूलमध्ये कॅम्प्स हे कंडक्ट करणं, किंवा इवन जर आईवडिलांमध्ये कोणाला चष्मा असला तर त्यांनी त्यांच्या मुलांना घेऊन येणं क्लिनिकमध्ये. 3 to 4 years ऑफ एजपासूनच स्क्रीनिंग करणं हे पण खूप गरजेचं आहे. Diabetes is becoming a properly, fully epidemic disease in the world. There are so many people who are affected with this problem. इसमें ज़्यादातर 3 जगह पे डैमेज होता है. स्टार्टिंग में किडनीज में, आपकी पेरिफेरल नर्व्स में, और तीसरा आँख के अंदर. तो आँखों में डायबिटीज़ होने के वजह से विजन लॉस इज़ अ बिग इशू. It can affect as low as 25 to 30-year-old individuals. एंड जैसे टाइम बढ़ता है डायबिटीज़ का, वैसे पर्दे का अफेक्शन भी ज़्यादा होते रहता है. सो जिसको डायबिटीज़ है उनको रेगुलर चेकअप करना चाहिए. जिनको अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब पीछे के पर्दे में अगर डैमेज होता है, उसका जितना जल्दी आप इलाज करो वो इम्पोर्टेंट है. और इसके लिए काफ़ी सारे एडवांसेस आज आ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस जो हम आँख के अंदर देते हैं, आँख के अंदर लेजर्स करते हैं, और लास्ट स्टेजेस में हम सर्जरी भी सजेस्ट कर सकते हैं. डायबिटीज़ आँख के अंदर काफ़ी जगह पे डैमेज कर सकता है, पर सबसे कॉमन, सबसे रूटीनली सीन वो पीछे के पर्दे को अफेक्ट करता है, जो रेटिना कहते हैं. बेसिकली डायबिटीज़ बॉडी के छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, और जो पीछे के पर्दे में छोटे ब्लड वेसल्स है, अगर उसमें डैमेज आ जाता है तो आँख के अंदर स्वेलिंग, मतलब सूजन, और आँख के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है. अगर हम ये स्टार्टिंग के स्टेजेस में पकड़ते हैं तो ये डैमेज बिल्कुल रिवर्सेबल हो सकता है. जैसे अगर आपने सुना भी रहेगा कि डायबिटीज़ भी रिवर्स कर सकते हैं, वैसे डायबिटीज़ रिलेटेड रेटिना प्रॉब्लम भी हम रिवर्स कर सकते हैं. बाई चांस अगर ये रिवर्स नहीं होता है, पेशेंट शुगर कंट्रोल नहीं करता है, तो प्रॉब्लम प्रोग्रेस होने वाला है. अगर ये और जाके आगे बढ़ता है तो स्टार्टिंग में हम ड्रॉप्स से मैनेज करते हैं. उसके बाद भी अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम बढ़ते रहता है, तो फिर आँख के अंदर इंजेक्शन, आँख के अंदर लेजर्स, और लास्ट स्टेज में आँख का सर्जरी भी हो सकता है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ला सके. और अगर उसके ऊपर भी ठीक नहीं होता है तो ड्रॉप्स सजेस्ट करते हैं. ये दोनों चीज़ अगर आप करेंगे तो ज़्यादातर आप आपका काम कंटिन्यू कर पाएंगे, बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. Because it constricts the pupil, you can read well without that. Yes. So what the pharma company बेसिकली एक माइक्रोस्कोप रहता है जिसमें लाइट आती है, और उसके साथ हम कॉर्निया या आंख का एंटीरियर सेगमेंट देखते हैं, और कुछ लेंसेज लगा के रेटिना तक भी देखते हैं. और इस रेटिना के साथ ही अटैच्ड स्क्रीन है जहाँ पे सारी इमेजेस कैप्चर होती हैं. हम रिकॉर्ड के लिए इमेजेस कैप्चर करके रख सकते हैं, और पेशेंट को एक्सप्लेन करने के लिए और फर्दर फॉलोअप विजिट पे कंडीशन कैसे इम्प्रूव या वर्जन हो रही है वो सब एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास ये लिपी व्यू और ये लिपी फ्लो मशीन्स हैं.
लिपी व्यू में हम आंख के जो बेसिकली जो हमारी आईलिड्स रहती है उसमें वर्टिकल ग्लैंड्स रहते हैं जो ऑयल सिक्रीट करते हैं। ये ऑयल टीयर फिल्म जो वाटर लेयर ऑफ टीयर्स है उसको इवापोरेट होने से रोकती है। डिजिटल स्क्रीन यूज की वजह से इन ग्लैंड्स का, जो ऑयल के ग्लैंड्स है उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से टीयर्स का ऑयल लेवल कम हो जाता है। इस मशीन से हम उन टीयर्स का ऑयल लेवल मेजर करते हैं और ग्लैंड्स की हेल्थ मेजर करते हैं, और जिनमें वो डिफेक्टिव रहती है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम ये लिपी फ्लो मशीन यूज करते हैं। इसमें इस तरह के ये अटैचमेंट्स रहते हैं जो आंख के अंदर जाते हैं। ये हीट प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि वो ऑयल के ग्लैंड्स जो है वो थोड़े खुलते हैं और मसाज करते हैं ताकि उनका जो भी ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाए, जिससे वो ग्लैंड्स वापस काम करने लगे और टीयर फिल्म क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो। स्टडीज हो चुकी हैं इसके ऊपर एंड दिस इज क्वाइट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द इवापोरेटिव टाइप ऑफ ड्राई आईज। ये हमारा डायग्नोस्टिक रूम है। ये जाइस का विजुकैम 500, इट्स अ फंडस कैमरा जिसमें हम रेटिना का पिक्चर लेते हैं। इसके साथ ही इसमें हम फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी भी करते हैं। ये स्पेसिफिक टेक्निक रहती है डायबिटीज रिलेटेड जो आई डैमेज रहता है उसको डायग्नोज करने के लिए। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के साथ कई बार ब्लड वेसल्स में ऑक्लूजन हो जाता है, तो उसमें भी रेटिना में कहाँ पर कितना ब्लड जा रहा है वो ब्लड फ्लो असेस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये दूसरा SBM का टीयर फिल्म एनालाइजर है। ये भी ड्राई आई डायग्नोस्टिक मशीन है। इसमें भी हम टीयर्स की ऑयल लेवल का, ब्लिंक रेट का और जो ऑयल के ग्लैंड्स हैं उनको मेजर करते हैं। ये जाइस आयरन मास्टर 500 है। दिस इज एन ऑप्टिकल बायोमीटर, यानी कि इसमें हम आंख का पूरा प्रोफाइल मेजर करते हैं। लेंस, कॉर्निया का कर्वेचर, लेंस का थिकनेस, कॉर्निया और लेंस के बीच कितनी जगह है वो सब पैरामीटर्स मेजर करते हैं, जिससे हम एक एक्यूरेट, क्योंकि जब कैटरैक्ट सर्जरी होती है तो आंख में लेंस डलता है और लेंस की एक पर्टिकुलर पावर रहती है जो कि सबके हर आंख के लिए अलग रहती है। वो अगर पावर ठीक डलेगा तभी ज्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ विजन आएगा। तो वो क्या पावर डलेगा वो हम इससे डिसाइड करते हैं। यानी कि ऑक्यूलर कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, इसमें लेजर यूज होता है, स्पेक्ट्रल डोमेन लेजर, जिससे कि आंख का एक बायोप्सी की तरह पूरा लेयर्स एक्सप्लेन करता है। कॉर्निया जैसे देखने में हम आगे से देखते हैं वैसे इसके कितनी लेयर्स हैं, 5 लेयर्स इसमें अलग अलग करके दिखाई देती है। वैसे ही रेटिना में जो 10 लेयर्स रहती हैं वो अलग अलग करके दिखाई देती हैं। तो डिजीज कौन से लेवल पे है और उसके बेसिस पे क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है वो डिसाइड करते हैं। या वाइड फील्ड फंडस इमेजिंग, आपने अक्सर जो भी लोग आंख चेक कराने गए उन्होंने देखा होगा कि कई बार बेसिक चेकअप होने के बाद फिर काफी देर वेट करना पड़ता है, आधा घंटा पौना घंटा आईज को डायलेट होने में। ड्रॉप्स डाली जाती हैं हर 15 मिनट बाद, फिर रेटिना प्यूपिल डायलेट होता है और फिर रेटिना चेक किया जाता है। लेकिन ये जो मशीन है ये वो बिना डायलेशन, वो जो 35-40 मिनट्स जो डायलेट करने के लिए वेट करना पड़ता है उसके बिना पूरा रेटिना पेरिफेरी तक दिखाता है। तो इसमें हम रेटिना का बिल्कुल मैं आपको कुछ इमेजेस भी दिखा सकती हूँ। इसमें जैसे आप देख सकते हैं बिना डायलेशन के पूरा रेटिना जो है ये दिखाई देता है। तो जिनके पेशेंट्स को डायबिटीज रहता है उनके लिए एवरी 6 मंथ्स डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग की जरूरत रहती है। पहले उनको हर बार डायलेट करना रहता था, लेकिन अभी इस मशीन की वजह से हम बिना डायलेशन के उनका रेटिना देख सकते हैं। तो इट सेव्स टाइम एंड एट द सेम टाइम वी हैव अ रिकॉर्ड, जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं ओवर द विजिट क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसमें ये बेसिकली एक टेस्ट रहता है ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग के लिए। इसमें यहाँ पे आपको सर रखकर अंदर एक लाइट में देखना रहता है और एक हाथ में ये बटन दिया जाता है। जितनी बार लाइट दिखाई देती है उतनी बार ये बटन प्रेस करना रहता है, जिससे हम ग्लूकोमा के फील्ड इफेक्ट्स, तो ग्लूकोमा में बेसिकली क्या होता है, सामने की विजन ठीक रहती है, साइड में का विजन कम रहता है, तो वो कितनी कम हो रही है वो हम इससे डिटेक्ट करते हैं। So this is our Binox room और ये Binox सॉफ्टवेयर है। इसमें हम स्पेसिफिक रेड और ब्लू कलर के ग्लासेस और कुछ एकोमोडेटिव फ्लिपर जिसमें कुछ लेंस पावर्स रहते हैं उसके बेसिस पे पहले असेसमेंट करते हैं।
कि दोनों आंखों के मसल्स की आपस की कोऑर्डिनेशन कितना है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के एम्पलीट्यूड्स कितने हैं, और उसके साथ ही जो आंख के अंदर की सीलियरी मसल है उसमें कितना पावर है, वो कितना ओवर एकोमोडेट कर रही है या फिर एकोमोडेट नहीं कर रही, इन सबको हम डायग्नोज करते हैं। और यही वो सॉफ्टवेयर है जिसपे अलग अलग टाइप ऑफ थेरेपीज जो है वो होती हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, वी हैव एम्ब्लायोपिया ट्रीटमेंट एम्ब्लाइगो, वी हैव डी स्ट्रेन थेरेपी फॉर डिजिटल आई स्ट्रेन, और कुछ अर्ली स्टेजेस ऑफ स्क्विंट के लिए भी ये थेरेपी जो है काफी हेल्पफुल रहती है।